हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। माइंड मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। क्लास 10th का चैप्टर 1 ये है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, मैथ क्या है, कठिन लगता तब है जब आपको बीच के जो टर्म्स होते हैं वो पता नहीं होते हैं। तो अगर आपको टर्म्स के बारे में पता चल जाए कि इसका मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या है, प्राइम का मतलब क्या है, तो आपको ये जो मैथ है ना काफ़ी आसान लगने, बहुत ईजी है। बस आपको बेसिक सी चीज़ें अगर आपको आती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत आसानी से आप ये चैप्टर रियल नंबर्स का सीख सकते हैं और इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। तो हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे रियल नंबर्स की, पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। बस आपको ध्यान से बैठ करके सारी चीज़ों को समझना है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझाने वाला हूं मैं, और हर एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स, आपने इसके बारे में थोड़ी डिटेल जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी कि रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, बेसिकली हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स आखिर होते क्या हैं, किनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। मैंने क्या कहा, डेफिनेशन आप छोटी छोटी पढ़ लीजिए, उसके बाद का चैप्टर अपने आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम बात करेंगे अगर प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स देखिए डेफिनेशन के तौर पे अगर जाएं तो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो 1 2 3 4, मतलब ये सारे पॉजिटिव जो आपके नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स कहते हैं, मतलब जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में गिन सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो एक पॉजिटिव, ये आपका एक नेचुरल नंबर होता है प्राइम नंबर, लेकिन ये 1 से बड़ा होता है। पहली कंडीशन क्या है, 1 से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर प्राइम नंबर, जैसे प्राइम अगर बात करें, जैसे आप लेते हैं ना प्राइम मेंबरशिप आपने ले ली, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी या एक्सक्लूसिविटी है उसमें, ऐसा नहीं कि वो हर कहीं मिल जा रही है। तो ऐसे ही प्राइम नंबर के बारे में ये है कि ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो अपने आप से डिवाइड होंगे, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। मतलब कि अगर जैसे मैं आपको नंबर दे दूं 4, तो 4 को हम कहेंगे 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, हाँ, 4 से भी डिवाइड होगा, हाँ। तो 4 क्या है, अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं। तो प्राइम नंबर केवल 1 से डिवाइड होंगे और अपने आप से डिवाइड होंगे, बाकी इनके इनके अलावा इनका और कोई फैक्टर नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो बात आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं दैट कैन नॉट बी फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी प्राइम नंबर है, आप उसे दो छोटे, स्मॉलर मतलब जो खुद का नंबर है, उससे जो छोटे कोई भी आप नंबर ले लें तो उसको मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते। तो प्राइम नंबर्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13, और ये लिस्ट बढ़ती चली जाती है, 17 आएगा, 19 आएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, जैसे 3 5 7 11 देख लिया तो सोचते हैं इवन ऑड वाला केस है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 7 के बाद अगर ऑड होता तो 9 आता, 9 नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं 9 को लूंगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो फैक्टर्स उसके हो गए, लेकिन 9 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो तीसरा फैक्टर आ गया, मतलब प्राइम नंबर वो नहीं है। फिर जैसा कहा जा रहा है कि अगर मैं 9 को ले लूं और ये देखूं कि क्या उसको हम दो स्मॉलर नंबर से गुणा करके बना सकते हैं, हाँ, अगर मैं 3 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके 9 मुझे प्राप्त हो जाएगा। ओके, बाकी और कोई भी नंबर, जैसे मैं कहूँ 5 को क्या आप किसी दो स्मॉलर नंबर से, नेचुरल नंबर से बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। बनेगा भी तो क्या होगा, 1 इंटू 5, और कुछ नहीं बन सकता इसका, है ना। तो ये नहीं कहेंगे 2.5 इंटू में 2, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो इनका ये एग्जाम्पल है और ये लिस्ट ऐसे चलती जाएगी, ऐसा नहीं कि ये रुकने वाली है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिर ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, तो इसका जवाब होगा इनफाइनाइट। जैसा आप देख रहे हैं कि इस नंबर को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब 17 होगा, 19 होगा, 19 होगा, उसके बाद फिर 23 होगा, फिर 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 37 होगा, फिर आपका 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। तो ऐसे लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं कहीं पर जाके खत्म हो रहा है, नहीं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि केवल दो, मतलब टू, टू ही ऐसा प्राइम नंबर है उस पूरी प्राइम नंबर के लिस्ट में जो कि क्या है, एक इवन नंबर होता है ना। केवल 2 को छोड़ करके बाकी आप लिस्ट को कितना भी आगे बढ़ाएंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, कोई इवन नंबर प्राप्त नहीं होगा। और इसीलिए अगर कभी सवाल ऐसे आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऐसा जो प्राइम हो वो कौन सा होगा, तो वो 2 होगा। आपसे कहे बिगेस्ट, तो भी क्या होगा, वो 2 ही होगा, क्योंकि 2 के बाद कोई इवन नंबर, प्राइम नंबर नहीं मिला है। तो बिगेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, दोनों में 2 होगा। और ये पूछे इवन नंबर जो सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो, तो कौन सा है, वो 2 है। अगर ये ना कहे इवन है कि ऑड है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये याद रखिएगा आप।
ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम प्राइम नंबर को अगर देख लिया है तो हम आगे बात करेंगे किसकी, कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर, नाम से मत जाइएगा, मैंने कहा टफ लगते हैं शब्द। तो कंपोजिट नंबर का क्या, ऐसे वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। अगर ऐसे याद करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्या, वन की। तो वन भी तो प्राइम नहीं है, तो क्या वो कंपोजिट है, क्या, नहीं। तो कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। मतलब वो वन और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा और भी किसी ना किसी से कटेगा, वो किसी ना किसी से डिवाइड होगा, तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। लेकिन इसके पीछे एक शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो नंबर वन से बड़ा होना चाहिए। मतलब वन आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। यही सारी बात यहाँ पे बताई गई है। या फिर अगले अदर वर्ड में अगर हम कहेंगे तो ऐसे नंबर जिनको हम दो या अधिक स्मॉलर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 4 की, मैं 2 इंटू 2 करके बना सकता हूं। 6 की बात करूं, मैं 2 इंटू 3 करके बना सकता हूं। तो ऐसे बन सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है ना, क्योंकि 2 और 3 तो हो गए प्राइम। वन से बड़ा होना चाहिए कंपोजिट नंबर, तो वन तो है नहीं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है। और आप यहाँ पे देखेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ऐसे ये भी नंबर आपके चलते चले जाएंगे। इतने ही नहीं है, ऐसे ये नंबर चलते चले जाएंगे और इनकी भी कोई सीमा नहीं है। ये भी इनफाइनाइट हैं जो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इसमें एक बात और ये समझ के रखेगा, यहाँ पे एक जीरो भी ले लिया है। वैसे जीरो में कन्फ्यूजन वैसे नहीं होते, लेकिन लिख दिया है कि जीरो और वन ना तो ये प्राइम में काउंट होते हैं, ना तो ये कंपोजिट में काउंट होते हैं। तो वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। अगर ऐसे समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। प्राइम और कंपोजिट दोनों नंबर्स वन से बड़े होने चाहिए, तभी वो प्राइम या फिर कंपोजिट की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, वरना नहीं। इवन ऑड की बात आएगी तो जीरो और वन को आप इवन ऑड में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्राइम और कंपोजिट में ये दोनों कैटेगरी से बाहर के नंबर होते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ से अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो यहीं से हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टर्म है वो अस्तित्व में आता है। मतलब हमारे सामने कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, इसी पे आपकी थ्योरम 1.1 भी है, कोई भी नंबर मैंने लिखा हुआ है, हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या फिर हम उसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उसे ऐसे मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा है कि वो उसके प्राइम में आ जाए, मतलब प्राइम नंबर से ही बना वो हो, चाहे वो कंपोजिट हो चाहे प्राइम नंबर हो। जैसे अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिख दूं, लेट से मैंने नंबर क्या लिख दिया, 20, है ना। तो क्या मैं 20 को प्राइम के टर्म में लिख सकता हूं? प्राइम के टर्म मतलब मैं गुणा ऐसा करूं कि 20 आ जाए, लेकिन केवल प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल हो। हाँ, कैसे? मैं अगर इसे 2 से डिवाइड कर दूं, कितना बचेगा, 10 बचेगा। उसे 2 से डिवाइड कर दूं और 5 से यहाँ पे डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं इनको गुणा करूंगा, 2, 2, 5 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। रिपीटिशन आ रहा है, इसका कोई लेना नहीं। तो हम ये जो थ्योरम है इसी पे अपनी सारी बात अब करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है या कैसे निकाल के दिखाना होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, आपके सामने मान लीजिए इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं इसको प्राइम फैक्टराइज करिए। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि केवल प्राइम के टर्म में आप इसे तोड़ेंगे, कंपोजिट नंबर नहीं। जैसे अभी 20 था तो हम ऐसा नहीं कह सकते 4 गुणे 5 20, नहीं, क्योंकि 4 क्या है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम 4 को फर्दर डिवाइड कर लेंगे 2 इंटू 2 में, जो कि प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसे अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम हमेशा प्रयास ये करते हैं, वैसे तो आप कैसे भी करिए, कुछ मना ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 5, या फिर मैंने क्या लिख दिया 5 इंटू 3, क्या दोनों में कोई अंतर है? 3 इंटू 5 लिखूँ या 5 इंटू 3, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 15 आएगा। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मायने ऐसे नहीं रखता है कि पहले 3 लिखा है फिर 5 लिखा है, 5 लिखा है फिर 3 लिखा है, तो ये मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात होती ना कन्वेंशन की, कि अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मैं प्रयास ये करूंगा कि पहले मैं छोटे नंबर से प्रयास करूंगा। कि जैसे अगर मुझे इसको फैक्टर में तोड़ना है तो पहले मैं देखूंगा 2 से कटे, फिर मैं देखूंगा 3 से कटे। अगर नहीं कट रहा है तो मैं आगे बढ़ा, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए, 11 से कट जाए, 13 से कट जाए, 17 से कट जाए, ऐसे मैं बढ़ाता चलूंगा। लेकिन शुरुआत में हमेशा छोटे से करूंगा ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से अरेंज करता हुआ दिखा सकूं। इसके ऊपर भी एक बात है जो हम थ्योरम 1.1 में पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, ये लिखा हुआ है 49170। कुछ ऐसे ही आपने सीखा होगा पिछली क्लासेस में भी कि अगर मुझे इसको प्राइम फैक्टराइज करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे 2 से कट करके देखूंगा। अब मुझे पता है आखिरी में 0 है तो 2 से नंबर कट ही जाएगा। कोई भी नंबर जिसके आखिरी में क्या है, 0 है, या फिर वो नंबर क्या है आखिरी में एंड हो रहा है किससे, इवन से। इवन क्या है, 0 भी इवन होता है, तो वो 2 से तो कट ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं 2 से ट्राई करता हूँ। तो कैसे करूंगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कितना बचा, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10।
ये कुछ नंबर आ गया। अब मुझे पता है ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि आखिरी में क्या है 5 है। ये 3 से कट हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 3 से कट हो सकता है। तो एक बार आप रफली ही करके देख लीजिए क्या ये 3 से कट हो रहा है। तो 3 8 जार 24, फिर एक बार जाएगा 3 एकम 3, बचेगा कितना यहाँ पे 18 बचेगा, सॉरी 28 बचेगा। 9 टाइम्स जाएगा 27, फिर 5 टाइम्स चला गया 3 5 ज़ा 15, 3 से कट हो गया, फिर से आखिरी में 5 बच गया। फिर से मैं इसे कट करके देखूं क्या ये 3 से कट हो जाएगा, तो फिर से मैं 3 से करके देखता हूँ। 3 2 ज़ा 6 होगा, यहाँ पे कितना बचा 2, ये 7 टाइम्स जाएगा 21 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, अब बचा केवल 5, तो 3 के आखिरी में 5 तो आता नहीं है, इसका मतलब ये 3 से कट नहीं होगा। फिर क्या करें, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से होगा, 5 आखिरी में 5 है तो 5 से तो हो ही जाएगा। तो 5 से कट करके देख लेते हैं। ये एक बार जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर से 3 बार जाएगा और फिर ये 9 बार जाएगा। भाई टेबल वगैरह तो आती होंगी, मतलब टेबल, जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं मैं उनको एक बहुत ही रामबाण चीज़ बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ अच्छी हो तो आपको बस 20 तक की टेबल्स आनी चाहिए। मतलब अगर 20 तक की टेबल आप पे आपका कमांड है, याद है एकदम, नंबर को अगर मैं बोलूँ तो तुरंत आप बता सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। और जब कैलकुलेशन ईजी, जनरली होता क्या है, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन कैलकुलेशन की छोटी बहुत मिस्टेक जो होती हैं जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आता है, तो आपको डिमोटिवेट कर देता है। जबकि केवल कैलकुलेशन की गलती है और कुछ बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन गलती आपकी ना हो तो आपको लगे मेरे को सब आता है। तो 20 तक की टेबल रात में सोने से पहले रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, वो अगर दिमाग में बैठ गई बहुत आसानी होगी, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स होंगे सब में कैलकुलेशन भरपूर है, इसमें भी कैलकुलेशन भरपूर है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने 1639 आ गया। अब ये 5 से तो कट होगा नहीं, फिर किससे कट होगा, 7 से कट करके देखेंगे। भाई 7 से कट करके देखें क्या ये कट हो जाता है। तो 7 से अगर हम इसे कट करें तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, 7 3 ज़ा 21 होगा, फिर से 2 होगा 29, तो 29 तो 7 के टेबल में आता नहीं है, मतलब 7 से नहीं होगा। 9 से करना नहीं है, ध्यान रखना प्राइम नंबर नहीं है 9। फिर किससे करेंगे, 11 से। तो 11 से करके देख लेते हैं। तो 11 1 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा, ये 53 होगा, 4 टाइम्स जाएगा, फिर कितना बचेगा 9, तो ये कितना होगा 149। 149 अगर आपको नहीं पता है, अब इसको आप फिर से फर्दर डिवाइड करके देखिएगा। अब अगर मैं ऑर्डर से ऐसे करता हूँ ना तो मेरे को एक टेंशन नहीं होती। क्या नहीं होती टेंशन, कि अब मैं ये नहीं देखूंगा ये 3 से कट होगा कि नहीं होगा, ये 7 से कट होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑर्डर से ही डिवाइड किया है, तो मुझे अब पता है अगला नंबर जो भी होगा वो या तो 11 से होगा, या तो 13 से होगा, या तो 17 से होगा। तो ये फ़ायदा रहता है। तो अगर मैं 11 से कट करूँ 1 टाइम्स जाएगा, 3 बचेगा, नहीं होगा। 13 से अगर मैं लेके जाऊँ 1 टाइम्स होगा, 19 बचेगा, नहीं होगा। 17 से भी अगर आप देखना चाहें, 17 की टेबल 149 आता नहीं है, 19 की टेबल में भी 149 आता नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता है 149 भी एक प्राइम नंबर होता है, अब कैसे पता चला, या फिर आपको कैसे पता चला, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप समझ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर आपको याद हो जाते हैं कि ये प्राइम नंबर में आते हैं। अब 43 में कहूँगा तो आप चेक नहीं करने जाएंगे किससे कटेगा, पता रहेगा ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप ऐसे चेक करते चल सकते हैं। 149 से ही अब ये कटेगा और ये 1 टाइम्स कट गया। जब 1 यहाँ पे आ जाए तो आपको रोक देना है। अब आपको इसे अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब इसके लिखने का तरीका ये होगा कि आपने इसे लिखना है तो ये लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या है, ऐसे ही ऑर्डर से लिख लीजिए, कोई ऐसा नहीं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 149। ओके, कितने आपने प्राइम नंबर्स का प्रयोग किया है वो यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद अगर प्राइम नंबर कोई रिपीट हुआ है, जैसे 2 2 बार होता, 3 3 बार होता, या 3 2 बार होता, तो आपको उसकी उतनी पावर लगानी। यहाँ पे सारे नंबर एक एक बार हैं तो ये सारे की पावर क्या है 1 है, कि ये सब केवल एक एक बार प्रयोग हुए। इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा नंबर लेकर के दिखाता हूँ। लेट से हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट से 148, ये नंबर ले लेते हैं। अब अगर मुझे इसको प्राइम फैक्टर में दिखाना है, 2 से कट करूंगा 7 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, फिर से 2 से कट करूंगा 2 3 6, 2 7 14, फिर से 37 तो एक प्राइम नंबर ही है, केवल 1 टाइम्स जाएगा। तो अगर मैं देखूं कितनी बार ये प्राइम फैक्टर हुआ है तो मैं ऐसे लिखूंगा, लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 37, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर इसे प्रॉपरली दिखाना है तो मुझे पता है 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू में 37 की पावर 1। तो ये इसका प्रॉपर तरीका होगा दिखाने का। तो इसको कहा जाता है प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना। आप इसे किसी और, जैसे आप चाहते तो आप 2 गुणे 3 6 से डायरेक्ट काट सकते थे इसे,
या फिर 5 × 3 15 से डायरेक्ट काट सकते थे, या फिर 5 × 2 10 से काट सकते थे। तो सारे कंपोजिट नंबर हैं, उनसे आप काट सकते हैं। लेकिन हमने अगर इसे प्राइम नंबर से काटा है तो इसका मतलब यह है कि हम कोई भी अगर नंबर लेकर के चलें, मतलब कोई भी हम कंपोजिट नंबर ले लें, तो हम उसे प्राइम नंबर से ही काट करके निकाल सकते हैं। या तो हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं। मतलब कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लीजिए, कोई भी, जैसे ये भी कंपोजिट ही है, ये भी कंपोजिट, कोई भी आप ले लीजिए। तो ऐसे आप अगर नंबर ऑफ टर्म्स, ये मत देखिए कि एक ही बार अगर प्राइम नंबर को लेना है, इनकी अगर कोई ऐसी कंडीशन ना हो कि आप एक बार लें या 2 बार लें, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाएं, तो आप सारे कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से बना सकते हैं। जैसे ये भी बन गया किससे? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। यहीं से आपकी क्या आती है? थ्योरम 1.1। और थ्योरम 1.1 क्या होती है? थ्योरम के नाम पे डर लगता है, क्या लिखा हुआ है? तो थ्योरम 1.1 क्या कहती है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब अर्थमेटिक जो आप पढ़ रहे हैं ये सब अर्थमेटिक का पार्ट है, अंक गणित जिसे आप कह सकते हैं। तो अंक गणित या अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है? तो ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे? या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। कह रहा है कि जो भी आप कंपोजिट नंबर लें उन सब को आप प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम नंबर के उल्टा अगर आप कहें तो प्रोडक्ट के रूप में आप दिखा सकते हैं। और ये जो आपका फैक्टराइजेशन या प्रोडक्ट आएगा ये यूनिक होगा बस अगर आप ऑर्डर का चर्चा ना करें तो। ऑर्डर की चर्चा जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, 5 × 3 लिखें चाहे 3 × 5 लिखें, ऑर्डर में अगर आप ना फंसें तो आपको पता चलेगा कि 15 आने के लिए 5 × 3 करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन है। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये कह दें कि नहीं सर 3 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए तो ये अलग हो गया क्या? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन आपको प्राप्त हो रहा है। और इसी से हमें यह बात भी सिद्ध होती हुई समझ में आती है कि जितने भी संसार के कंपोजिट नंबर हैं हम उन्हें प्राइम नंबर के रूप में दिखा सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में दिखा सकते हैं। तो जो भी हम सोच रहे थे अभी तक कि प्राइम नंबर्स आपके अलग हैं, कंपोजिट नंबर आपके अलग हैं, एक तरीके से अगर आप देखें तो प्राइम नंबर को ही मिलाकर के हम कंपोजिट नंबर क्रिएट कर दे रहे हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट की डेफिनेशन आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा थ्योरम 1.1 क्या कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं हम उन्हें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। और ये अपने आप में एक यूनिक पार्ट है ना, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा या यूनिक प्रोडक्ट होगा अगर आप ऑर्डर को ना देखें तो। ओके, तो ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम 1.1, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आगे बढ़ूं, जैसे हम यहाँ पे कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे मेरे सामने एक नंबर क्या है 456, तो अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 456 मैंने लिखा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास जो काटने का हथियार है वो प्राइम नंबर पे से ही निकलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं सबसे पहले देख रहा हूँ इवन है तो मैं 2 से काट लेता हूँ, 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 8 होगा, फिर से मैं क्या करूँ 2 से काट लूँ 1 1 4 हो जाएगा, फिर से मैं क्या करूँ 2 से काट लूँ 5 टाइम्स और ये 7 हो गया। अब 57 किससे कटेगा? तो 3 से कट कट करके देख लीजिए, एक बार जाएगा 9 बार जाएगा। 19 किससे कटेगा? 19 क्या है? एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और से नहीं कटेगा, तो हम क्या कह सकते हैं ये 19 वंजा केवल एक बार जाएगा। तो हमको क्या समझ में आता है कि अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखना है कि कैसे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 2 × 2 × 2 × 3 × 19, ये हो गया। लेकिन अगर मुझे इसे बहुत तमीज के साथ लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा कि भाई 2 कितनी बार आया है, तो मैं लिखूंगा 2⁻3। 3 कितनी बार आया है? एक बार। और 19 कितनी बार आया है? एक बार। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाने का सही तरीका है। मैं इस पे ही क्यों जोर दे रहा हूं, इस पे क्यों कह रहा हूं कि इसकी जगह आप ऐसे लिखिए, इसलिए क्योंकि आगे हम चल के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो इसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और इसी से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इसको सीखेंगे। तो बस यही करना है आपको, जो नंबर जितनी बार आ रहा है उतनी पावर उसकी आपको लगा करके गुणा करके लिख देना है। ऐसे ही मैं कोई और नंबर ले, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 3003, जैसे ये नंबर तो आप कर ही लेंगे, 3003 मैंने ले लिया। तो अगर मुझे इसको प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है तो मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा। अब मैं जानता हूं 2 से कटेगा नहीं, है ना, क्यों नहीं कटेगा, आखिरी में ऑड नंबर है। तो किससे काटें? 3 से काट के देखेंगे। 3 से काटते हैं भाई, एक बार जाएगा 0 0, एक बार जाएगा,
फिर से क्या ये 3 से कट सकता है, देख लेते हैं। 3 3 जा 9 करेंगे, 1 बचेगा, फिर से 3 3 जा 9 करेंगे, 1 बचेगा, 11 आ गया, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कट सकता है क्या? आखिरी में ऑड है तो कट सकता है, देख सकते हैं। तो 1 टाइम्स लेकर के जाएं अगर हम 7 को, तो कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। 4 टाइम्स लेकर के जाएं 2 बचेगा और 21 कट सकता है। तो मैं 7 से इसे कट करके देख लेता हूँ। तो ये 3 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स इसको लेकर के जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7, 3 बचेगा, 4 टाइम्स 28, 2 बचेगा, ये 3 टाइम्स कट गया। फिर से क्या है 7 टाइम्स में कट सकता है? नहीं कट सकता। 14, ये 3 तो कटेगा नहीं। फिर किससे लेकर दिया है? 11 से। तो 11 से अगर मैं कट करूँ तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा, फिर ये किससे कटेगा? 13 से कटेगा। तो ये इसका क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब मुझे क्या पता है कि इन सारे नंबर्स को अगर मैं देखूं तो एक एक बार ही आए हैं, तो सब की पावर आप 1 रख सकते हैं। ओके, और जब अगर एक ही बार आए हैं ना नंबर, तो आप पावर अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सारे नंबर एक ही बार आए हैं। तो ये इसका ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ऐसे ही आपको कोई भी नंबर दिया जाए, मान लीजिए लिखा 18,326, मुझे इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कठिन हो जाएगा। कठिन होना और लेंदी होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप समझ के चलिए अभी से ही। अगर आपको कठिन का मतलब समझना है, तो कठिन का मतलब ये है कि जब आपको सवाल दिया जा रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा सवाल पढ़ के कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है, वो आपके लिए कठिन है। लेंदी का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि 18,326 है, आपको पता है क्या करना है, 2 से कट करना है, 2 से कट करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, ऐसे करते चले जाना है। लेकिन ये बड़ा नंबर है तो थोड़ा टाइम लगेगा कट करने में, इसे हम कहेंगे लेंदी है। ये कठिन नहीं है, ये लेंदी है। कठिन का मतलब जो आपको पता ही नहीं होता कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। चलिए हम करके देख लेते हैं। तो 18,326 है। अगले पेज पे मैं चला जाता हूँ और 18,326 है। तो हम किससे कट करें? 2 से करें, 9 टाइम्स जाएगा, फिर 1 टाइम्स होगा, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये आपका आ गया 13। 13 3 आएगा नहीं। 7 से कट करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, ये 21, और फिर ये 7 से कट जाएगा। तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 2, 7 3 जा 21, और ये पूरा 63 है ना? 9 टाइम्स कट जाएगा। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया तो ये क्या हो गई? गलती हो गई। इसीलिए सवाल को लिया था और करवा भी रहा हूँ। ये गलती हो गई, और ये गलती अगर आपने करी तो आप कहोगे कि सर ने तो गलत पढ़ाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं रहा हमारा, ये तो गलत आ रहा है। गलती कहाँ पे हुई बेटा? गलती है यहाँ पे हुई है कि आप जब दो नंबर यहाँ पे जो इस्तेमाल है उनको डायरेक्ट काट रहे हो नंबर से, तो बीच में आपको क्या ऐड करना है? 0, है ना? ये कुछ ऐसे होगा तो ये क्या होगा? सही होगा, है ना? वैसे भी आप सोचिए 139 इंटू 7 करते तो क्या 9163 मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। तो इसीलिए बीच में 0 ऐड करिए जब दो नंबर आप लगातार काट रहे हैं तो। अब फिर से अब मैं इसे 7 से कट करूं तो 7 1 जा 7 होगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 6, 7 8 जा 56, 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7 हो गया, कितना बचा? 6 बचा, 60 हो गया। 8 टाइम्स जाएगा 56 होगा, 4 बचेगा, 7 7 जा 49। फिर से 7 से काटूं, क्या कटेगा? 7 2 जा 14 होगा, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। अच्छा, अब अगर 7 से नहीं कट रहा तो 9 से नहीं काटेंगे, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। 11 से काटेंगे। 11 1 जा 11, 1 टाइम्स, और कितनी यहाँ पे कितना बचा? 7 बचेगा, तो ये 77 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा। ओके, तो अब आपको क्या पता चला? ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, तो कैसे आप लिखोगे? आपको बस ये लिखना है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये 2 है नंबर, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे 17 है। 2 कितनी बार आया है? 1 बार। 7 कितनी बार आया है? 2 बार। 11 1 टाइम्स, 17 1 टाइम्स। ये इसका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ओके, आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है और कैसे लिखना है ये समझ में आ गया होगा। अब इसी से हम अगला स्टेप आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपने इसके तरीके भी सीख रखे होंगे कि कैसे आप एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्विक सा सवाल करते हैं, बहुत आसान सा, जो कि बच्चों को लगता बड़ा कठिन है लेकिन है बहुत आसान, एकदम कॉमन सेंस वाला पार्ट है और कुछ नहीं। आपसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, मतलब 4 की पावर n ऐसे एक नंबर है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब n की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ऐसे में n की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ। लिखा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि n की किसी भी वैल्यू के लिए फॉर विच 4 की पावर एंड्स विथ डिजिट 0, कि n की मैं वो कौन सी पावर रख दूं
कि जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो जो नंबर हो वो एंड किससे हो, जीरो से हो। जैसे मैं 4 की पावर 4 को, अगर 4 की पावर 1 को लिखूंगा तो 4 आ जाएगा, इसको लिखूंगा तो 16 आ जाएगा, इसको लिखूंगा तो 64 आ जाएगा। तो ऐसे मैं करता चला जाऊं, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिखता चला जाऊं तो कह रहा है कि बताओ इनकी कौन सी पावर पे ये आखिरी में जीरो आ जाए, आखिरी जो डिजिट है वो जीरो हो जाए। तो अगर मैं अब सोचूं कौन सी पावर होगा, तो मैं गुणा करते चला जाऊं तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। मैं 4 की पावर 4 ले जाऊं, फिर 4 की पावर 5 ले जाऊं, फिर 6 ले जाऊं। भाई एक समय ऐसा आएगा 4 की पावर 5 के बाद ये कैलकुलेशन करना आपके लिए कठिन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप ये मत चेक करिए कहाँ पे ऐसा नंबर आएगा। आप सिर्फ इतना सोचिए कि किसी भी नंबर के आखिरी में अगर जीरो आता है तो उसके पीछे की जो बेसिक कंडीशन होती है वो क्या होती है। चलिए देखते हैं क्या होती है। मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया 10, सबसे छोटा नंबर जीरो के साथ क्या आ गया 10। 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं या फैक्टराइज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 × 5 लिखूंगा। मतलब मैं क्या समझता हूं कि अगर किसी भी नंबर में 10 आ रहा है या आखिरी में जीरो आ रहा है, आखिरी में जीरो आने का मतलब क्या होगा, 10 ही तो होगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लेट से मैंने लिख दिया ये नंबर है ना 210, तो इसका मतलब मैंने यही तो लिखा है ना 21 × 10, यही तो लिखा है कि 10 आना चाहिए। तो किसी भी नंबर में 10 आने के लिए कंडीशन क्या होगी कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। केवल एक आएगा तो काम नहीं चलेगा। जब तक 2 और 5 आएंगे नहीं तब तक वो उस नंबर के आखिरी में जीरो लगेगा नहीं। केवल एक आएगा तो भी नहीं लगेगा, दोनों आने चाहिए। तो मैं क्या करूं, बजाय इसकी कि पावर की तरफ मैं माथापच्ची करूं, मैं सिंपल सा क्या करता हूं, इस 4 को ही ब्रेक कर लूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 2, और पूरे की पावर क्या लिख लूंगा n। अब सिर्फ इतना मैं देख लूं कि क्या इसमें 2 × 5 आया है, एक भी बार आया है क्या, नहीं। अगर आया होता तब तो ठीक था कि हम देखते अच्छा n की इस वाली पावर पे हो जाएगा, आया ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं n की पावर कितना भी बढ़ाता चला जाऊं, जब मेरा बेस ही ऐसा नहीं है तो n की किसी भी पावर पे क्या मुझे जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका अगर मैं आंसर करूं कि n की कौन सी पावर पे जीरो मिलेगा, तो आपका जवाब होगा किसी भी पावर पे जीरो नहीं मिलेगा, आखिरी में जीरो आएगा नहीं। क्योंकि जीरो आने की एक कंडीशन है बेसिक कि उसका जो मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट हो उसमें 2 × 5 आना चाहिए। 2 और 5 जरूरी नहीं कि लगातार ही आए, ये भी समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि लगातार ही आए। जैसे मैं नंबर क्या लिख दूं, लेट से मैंने नंबर क्या लिख दिया 30, तो मैं इसे अगर प्राइम फैक्टर करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेट से कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे 30 का प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 5 हो गया। अब यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब थोड़ा दूर दूर है। इसका कोई मतलब नहीं मल्टीप्लीकेशन में कि बच्चे समझ लेंगे एक साथ ही आना चाहिए। 2 और 5 अगर आ गया तब तो मैं चेक कर सकता हूं कि इनकी कौन सी पावर में लग सकता है, वरना कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं होगा। इसी तरह का एक और सवाल मैंने बनाया है कि आपको बताना है कि 8 की पावर अगर n लिखा है तो कौन से n की पावर जो होगा उसमें जो नंबर होगा वो जीरो आएगा आखिरी में, एंड्स विद द डिजिट जीरो। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 8 की पावर n है तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 और पूरे की पावर क्या n। क्या यहाँ पे 5 आया, 2 तो आया है, क्या 5 आया, 5 नहीं आया। तो क्या ये जो नंबर है ये एंड हो सकता है जीरो से, नहीं हो सकता। आप बढ़ाते चले जाइए, एंड होगा ही नहीं जीरो से। जीरो आने के लिए 5 भी आना चाहिए था जो कि है ही नहीं। बस यही तो है। अब आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है चीज़ें। अगर आप बेसिक समझ लें, फंडामेंटल समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है ये सब पढ़ना भी। और आप ऐसे पढ़ लीजिए, किसी और को पढ़ा भी दीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे। तो अगली जो हमारी यहाँ पे बात होती है वो होती है HCF और LCM की। HCF और LCM बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। अब हमको पता है कि अगर मुझे ऐसा दिया जाए कि आप बताइए इसका 8 और 66 का HCF निकालिए और LCM निकालिए, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो क्या आप निकाल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो अगर मुझे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम्स जाएगा। तो 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 की पावर 3, यही तो हो गया। 2 3 बार है, 2 की पावर 3। 66 का देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से 33 टाइम्स, फिर 3 से 11 टाइम्स, फिर 11 से 1 टाइम्स। इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। ओके। अब अगर मुझे इसका HCF निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब, फैक्टर का मतलब कि ऐसा मुझे बड़ा से बड़ा नंबर लेकर के आना है। HCF का मतलब समझ लीजिए, मुझे वो बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर्स को काट दे, फैक्टराइज कर दे, काट दे, इवनली काट दे, मतलब बराबर रूप से काट दे, कोई पॉइंट पॉइंट का चक्कर ना रहे।
वो बड़ा से बड़ा नंबर। छोटा से छोटा तो हो ही सकता है, 1 ऐसा नंबर है जो सबको काट देगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, बड़ा से बड़ा नंबर, कि 1 से बड़ा हो, और उसके बाद ऐसा कोई नंबर ऐसा कॉमन नहीं मिलना चाहिए दोनों में जो दोनों को काट दे, है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन होना चाहिए, मतलब जो दोनों में आएगा वो फैक्टर होना चाहिए दोनों नंबर का, और हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, छोटे तो मिल जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो निकालने का तरीका क्या है कि आपको ये देखना है एचसीएफ निकालते हुए कि इन दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। जैसे मुझे इन दोनों में नंबर क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मुझे क्या दिखा, कॉमन नंबर 2। उसके बाद ये देखना है कि उसकी सबसे छोटी पावर क्या है। जैसे सबसे बड़ी 2 की सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, 3 है, इसमें 2 की पावर क्या है, 1 है। तो जो छोटी पावर होगी वही यहाँ पे लगा लेना है, और यही इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। मतलब कि 2 के बाद हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों नंबर को काट दे। क्या मिल सकता है, कहेंगे हाँ सर 3। भाई 3 से ये तो कट जाएगा, क्या 8 कटेगा, नहीं कटेगा। सर 3 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है क्या, 7 हो सकता है क्या, 11 हो सकता है क्या, नहीं भाई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो एचसीएफ की खासियत यह है कि आपको वो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों नंबर को कट कर दे। ओके, हमेशा इस बात को भी याद रखिएगा कि कभी भी 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर का जो एचसीएफ है उसमें इस्तेमाल हुए सबसे जो छोटा नंबर होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर मैं 8 और 66 में देखूं कि कौन सा नंबर छोटा है तो 8, तो कभी भी इन 2 नंबर का एचसीएफ 8 से बड़ा आ नहीं सकता। मतलब अगर कभी निकाल दिया कि 8 और 66 का एचसीएफ आपने निकाल दिया 12, ये नहीं पॉसिबल है ना। तो जो भी नंबर या एचसीएफ का आएगा वो जो उनमें छोटा नंबर होगा उससे भी छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो ये है एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये है कि हमें ऐसा छोटा से छोटा नंबर चाहिए होगा जो कि इन दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब समझते हैं, जैसे मैं कहूँ 2 के क्या मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप कह सकते हो 2 में कितने का गुणा कर सकते हो, तो 2 गुणे 2 4 भी मल्टीपल है 2 का, 8 भी मल्टीपल है, 16 भी है, क्या 15 2 का मल्टीपल है, नहीं है ना। तो ये होता है मल्टीपल। तो अगर हम ये बात करें कि एलसीएम कैसे निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे नंबर लिखने हैं। जैसे एचसीएफ में क्या था, जो कॉमन वाला था वही लिखना है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एलसीएम के लिए आपको वो सारे नंबर लिखने हैं जो इन दोनों में इन्वॉल्व हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 2, फिर मैंने क्या लिखा, 3, फिर मैंने क्या लिखा, 11, है ना। कॉमन जो है वो भी लिखिए, जो अनकॉमन है उसको भी लिखिए, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, इन दोनों जो आपने दोनों को मिला करके नंबर लिखे हैं प्राइम वाले, इनकी जो सबसे बड़ी पावर्स हैं वो लिखनी है। जैसे इन दोनों में 2 की पावर किसकी बड़ी है, 3 की, तो 3 लिख लीजिए। 3 की पावर एक ही है बड़ी, 11 की पावर एक ही है बड़ी, इससे बड़ी नहीं है। अब इसको अगर आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम मिलेगा। और फिर से मैं क्या बता रहा हूं कि फिर से बात कहां पे आके फंसती है, मल्टीप्लिकेशन पे। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन अगर आपकी कमजोर है तो इसको लिखने के बाद भी हाथ पांव फूल जाएंगे कि 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणे 24 गुणे 11 करेंगे, कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर मैं ऐसे लिखूं इसे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 8 गुणे 3 24 हो गया, 24 इंटू में 11। अगर किसी भी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, आप यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है 24, मैंने 4 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा और बीच में रखना है स्पेस, और बीच में क्या लिखना है, इन दोनों नंबर को सम करके, मतलब 6, क्या गया 264। तो ये क्या हो गया, 264 ऐसा छोटा से छोटा नंबर होगा जो 8 का भी मल्टीपल है और 66 का भी मल्टीपल है ना। इसके बाद बहुत सारे और भी मल्टीपल निकल सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दे दूं मल्टीपल का ही, मान लीजिए मैंने लिखा 12 और यहाँ पे क्या लिख दिया 15। ओके, अब अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। इसे अगर ब्रेक करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे ही एलसीएम निकालना है तो मुझे पता है कि 2 है, 3 है और 5 है। तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, ये एक। अब अगर मैं इसको गुणा करूं कितना हो जाएगा, 4 12 और ये कितना हो गया 60, कितना गया 60। तो 60 क्या है, इसका एलसीएम है। मतलब 12 के पहाड़े में भी 60 आता है, 15 के पहाड़े में भी 60 आता है। लेकिन अगर मैं क्या लिख दूं 120, तो ये भी इनका कॉमन मल्टीपल है भाई। 12 इंटू में 10, 15 इंटू में 8, क्या हो गया 120, है ना। तो मल्टीपल आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, इसके क्रम में आप चलते रहिए, मिल जाएंगे। 180 भी होगा,
फिर 360 भी होगा, ऐसे मिलते रहेंगे। लेकिन हमें सबसे छोटा वाला निकालना है। सबसे पहला मल्टीपल ऐसा कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जो दोनों की टेबल में आ रहा है ना। बड़े मिल जाएंगे, सबसे छोटा वाला। इसी तरह एचसीएफ में क्या करते हैं, हमें छोटा तो मिल जाएगा, 1 भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे बड़ा वाला चाहिए। दोनों में उल्टा है। इसीलिए एचसीएफ का एक नाम और होता है जिसको कहा जाता है जीसीडी। अगर जीसीडी की फुल फॉर्म पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बात और समझ लीजिए, जो मैंने आपको यहां पे अभी तक बताया वो सारी बातें डेफिनेशन लिखी कि एचसीएफ का मतलब क्या है। एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, कि नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट है। अभी तो केवल एक ही आया था, दो और भी अभी आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, कि नंबर में जितने प्राइम इन्वॉल्व हैं उनकी जो सबसे बड़ी बड़ी वाली पावर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो इसलिए डेफिनेशन भी लिख दिए। कंफ्यूजन हो तो डेफिनेशन पढ़ के आपको फिर से याद आ जाएंगी चीजें। अब मैं आगे बात करता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। इनके बीच में भी रिलेशनशिप होती है, और अगर ये पता है तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। कैसे लिखा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कि ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके लिए अगर हम एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहें तो कैसे करेंगे कि एचसीएफ अगर हम ले लें ए और बी का, और एलसीएम अगर ले लें ए और बी का, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन का, वो उतना ही होगा जितना हम उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, है ना। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। वही छोटा सा एक नंबर लेता हूं जिससे आपको समझ में आ सके। 12 और 15, ये मान लीजिए दो नंबर्स हो गए। अभी हमने देखा था हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या हो सकता है, 3 इंटू 5। ओके, अगर मैं कहूँ इसका एचसीएफ क्या होगा फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एचसीएफ क्या होगा कि इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 3, इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अगर मैं बात करूं इसके एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, जितने नंबर इन्वॉल्व हैं प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया, 2 इन्वॉल्व है, 3 है और 5 है। इन सब की जो ग्रेटेस्ट पावर है, एक चीज यहां पे समझ के चलेगा एलसीएम में, ये मत सोचिएगा सर 3 यहां वाला है 3 यहां वाला है, 3 को 2 बार लिख दीजिए, नहीं। आप ये देखिए नंबर ऑफ कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने तरह के प्राइम नंबर्स हैं, तो एक 2 है, 3 तो कॉमन है तो एक ही बार 3 लिखेंगे, और एक 5 है। फिर इनकी जो सबसे बड़ी बड़ी पावर्स हैं, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 60, है ना। एलसीएम एचसीएफ आ गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो लिखा गया रिलेशनशिप है क्या सही है। तो कह रहे हैं कि एचसीएफ अगर आप लोगे, एचसीएफ कितना है 3, इनटू में एलसीएम लो, एलसीएम कितना है 60, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो हम करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 60 इंटू में 3 करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। और अगर मैं 12 गुणे 15 करूं तो 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18, कितना आएगा, 180। तो क्या ये बात प्रूव हो जाती है, यस। तो हमको क्या समझ में आता है कि कोई दो नंबर्स हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, है ना। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे आपके सवाल एग्जाम में बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सवाल कुछ ऐसे बनेंगे, लिखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि आपसे कह रहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ फाइंड करिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। एचसीएफ फाइंड हो गया, कह रहा है कि मेथड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एचसीएफ फाइंड करने के बाद उनका एलसीएम फाइंड करिए। एलसीएम फाइंड करने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का नहीं है, वो लिखा नहीं है। जैसे एचसीएफ के लिए क्या लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन एलसीएम के लिए आपको रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी कि एचसीएफ निकल गया, एलसीएम चाहिए, दो नंबर पता है, मतलब एक इक्वेशन और एक अननोन, आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम 96 लेते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 4 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 12, फिर 6, फिर 3, उसके बाद 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं इसका निकालूंगा तो कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1, और 404 है, 404। ओके, तो 2 से काटेंगे 202, फिर से 2 से काटेंगे 101। 101 किससे कटता है, 3 से कटेगा क्या, 3 से तो नहीं कटेगा। 7 से कटेगा क्या, 7 1 7 31 हो जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटेगा क्या, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से नहीं, 13 की टेबल में होता नहीं। 17 से कटेगा क्या,
17 से काट करके देख लीजिए, 17 से 17 की टेबल में आएगा नहीं, 19 की टेबल में भी आएगा नहीं, 23 की टेबल में भी आएगा नहीं, कि 23 की टेबल में नहीं आएगा, 29 की टेबल में आएगा क्या, 29 की टेबल में भी नहीं आएगा, है ना। तो 31 की टेबल में आएगा क्या, नहीं, 31 की टेबल में भी नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे तो कठिन है, हाँ थोड़ा तो आपको ट्रायल यहाँ पे करना पड़ेगा कि किसकी किसकी टेबल में आ सकता है, कहाँ से आपने इसको निकाला है। अगर ये किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब ये खुद में प्राइम है, तो 101 1 टाइम्स में अपने आप को काट देगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, 2 इंटू में 101। अब क्या करना है, हमें इसका HCF निकालना है। HCF कैसे निकालोगे आप, अभी बताया क्या करोगे, आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, केवल 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और फिर इनकी जो पावर छोटी है, तो यहाँ पे 2 की पावर छोटी कितनी है, 2, तो इसका जो HCF आ गया कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें LCM निकालने के लिए ये गुणा नहीं करना है, अगर ये कर दिया तो एग्जामिनर आपको 0 नंबर देगा, नंबर नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर ने प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालने को नहीं कहा है। अब आपको जो रिलेशनशिप है क्या, HCF इंटू में LCM इंटू में जो 2 नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो HCF कितना है, 4, LCM के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, नंबर्स कौन से हैं, 96 और 404, ये नंबर्स हैं। तो LCM अगर मुझे निकालना है, मुझे पता है ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई में है LCM के, तो अगर इक्वल के उधर लेकर के जाएंगे तो जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 96 इंटू में 404 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, कैंसिल आउट कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, 101, पूरी कट जाएगा ये। अब 96 इंटू 101 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9696, ये क्या है इसका LCM, है ना, ये क्या आ गया, इसका LCM आ गया। बस ऐसे करना है, HCF निकाल लीजिए, रिलेशनशिप जो है उसको लगा लीजिए, रिलेशनशिप लगाने के बाद बस आपको वैल्यूज़ को पुट करना है और LCM को जो भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल देना है। तो ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका है, बस ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकलेगा और रिलेशनशिप से LCM निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा है कि 144 और 240 का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद क्या निकालना है, LCM निकालना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 144 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, फिर 36, फिर 18, उसके बाद 9, उसके बाद 3, उसके बाद 1, तो क्या आ गया, ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2, फिर 240 है, 240 कितनी बार जाएगा, 120, ये 60, ये 30, फिर 15, उसके बाद 5 और फिर ये 1, क्या आ गया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। अब हमें अगर HCF निकालना है इसका, तो क्या सबको अब समझ में आ गया क्या निकालना पड़ेगा हमें, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है इसमें और देखिए 3 भी कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 2 इंटू 3, ओके। फिर इनकी जो छोटी पावर है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, दोनों में सेम ही पावर है तो 2 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, 16 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 48, तो HCF कितना आ गया, 48। चलिए, मतलब 48 से, और ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को बराबर रूप से काट दे रहा है, ओके। 48 आ गया। अब मुझे LCM निकालना है, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 48 मतलब HCF इंटू में LCM इंटू में 144 इंटू 240, रिलेशनशिप लगाई, तो LCM क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 144 इंटू में 240 अपॉन में 48। अब 48 3 टाइम्स इसको कट कर देगा या फिर 48 5 टाइम्स इसको कट कर देगा, ये ऐसे ही आपकी मर्जी। मैं इसको कट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, 3 टाइम्स कट कर दिया, 24 गुणे 3 कितना होता है, 72, तो ये इसका LCM कितना गया, 720, है ना। बस इतना ही करना है। देखिए कैलकुलेशन मेरी तेज है तो मैंने आपको बता दिया, अगर कैलकुलेशन आपकी तेज नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसे 2 से कट करेंगे, कितना आएगा 24, फिर ऊपर कट करेंगे 72, फिर 2 से कट करेंगे। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आपकी तेज रहे कि आपको 2 से कट करने की जरूरत ना पड़े, करना ही है तो 12 से कर लीजिए, 12 गुणे में 4 कितना होता है, 48, 12 गुणे 12 144, फिर 4 तियाँ 12, डायरेक्ट कट गया, बस ऐसे करना है। तो ये इस तरीके से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं रिलेशनशिप से। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी तरीके का।
कह रहे कि बताइए 9, 36 और 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ क्या होगा, और उसके बाद उनका एलसीएम निकालिए। तो हम क्या करते हैं, 9, अच्छा 9 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या होगा, 3 की पावर 2 होगा, लिख देता हूँ ऐसे, क्या करने की जरूरत है। 36 की अगर हम बात करें तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 3 जा और ये 3 1 जा, कितना आ गया 36 का 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, और फिर क्या 135, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 3 से कटेगा क्या, हाँ, फिर 3 से कटेगा क्या, हाँ, फिर 5 एकम 5, ओके। तो ये आ गया, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया वो क्या आ गया, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो मुझे अगर एचसीएफ निकालना है, क्या करेंगे हम, भाई 3 इन्वॉल्व है, कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 5 तो कॉमन है नहीं, तो मैं 3 लिखूंगा और सबसे छोटी पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो क्या आ गया एचसीएफ 9। अब मुझे क्या करना है, मुझे एचसीएफ निकाल एलसीएम निकालना है, तो 9 इंटू में एलसीएम बराबर में 9 इंटू में 36 इंटू में 135, ओके। तो आप कहेंगे 9 से 9 कट गया और 36 इंटू में 135 इसका एलसीएम आ गया, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है ना। ये जो आपने किया है ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है, अभी तक तो सर ऐसे ही किया था। जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, किसके लिए हमने रिलेशनशिप पढ़ी है, तो ये रिलेशनशिप पढ़ी है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ी है। और यहाँ पर कितने इंटीजर्स थे, तो ये इंटीजर्स थे हमारे पास 3, 9, 36 और 135। तो यहाँ पर वो रिलेशनशिप लागू नहीं होगी, वो केवल 2 के लिए लागू है। तो अगर आता भी है कभी एग्जाम में तो आप सीधा सीधा यही लिखेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप से नहीं निकाल सकते हैं। इसका भी अलग फॉर्मूला होता है, कैसे निकालना है एलसीएम, वो आप अगर देखें किताब के सबसे आखिरी पेज पे, चैप्टर के सबसे आखिरी पेज पे लिखा होगा आपके सामने कि एलसीएम कैसे निकालना है। अगर 3 नंबर आते हैं तो कैसे निकालना है, देखिए मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अगर 3 ऐसे आते हैं कैसे निकालोगे आप, तो उसका तरीका क्या है कि आपको अगर एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, ओके। फिर इनका जो एचसीएफ आ रहा है तीनों का, उसका आप मल्टीप्लीकेशन लिखोगे डिवाइडेड बाय, फिर क्या करोगे, इन दोनों का एचसीएफ, फिर इन दोनों का एचसीएफ, फिर इन दोनों का एचसीएफ, इसको नीचे मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो 9 और 36 का एलसीएफ कितना आएगा, 9 ही आएगा, है ना, कितना आएगा, 9 आएगा, ओके। 36 और 135 का एचसीएफ कितना आएगा, तो ये भी 9 ही आएगा, 9 से बड़ा कोई नंबर होगा नहीं, 9 दोनों को काटेगा, 9 से बड़ा नंबर नहीं होगा, तो ये भी 9 आ जाएगा इंटू में 135 और 9, 9 आएगा। तो 2 9 तो ऊपर नीचे से ऐसे कट कट जाएंगे, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 13 चौके 52 और 5 चौके 20, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 540। अब आप कहोगे सर कैसे पता चले सही है कि नहीं सही है, कोई बात नहीं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबका कर लिए हैं, हम अगर एलसीएम निकालना चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, जितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, 2, 3 और 5 इन्वॉल्व हैं, ये लिख लिया, सबकी सबसे बड़ी पावर, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है, 5 की पावर 1 है, कितना हो गया देखिए 4, और 3 की पावर कितना 9, 27 हो गया, 27 गुणे में 4 करिए, या फिर आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए तो आपको 10 में आ जाएगा, जैसे 4 पंचे 20 हो गया, 20 गुणे में 27 हो गया, 27 दूनी कितना होता है 54, ये आ गया एलसीएम। तो ये तरीका भी है एलसीएम निकालने का, लेकिन जो रिलेशनशिप वाला तरीका है ये वो नहीं है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना चाहें तो ऐसे निकालना आपको पड़ेगा। तो ये अभी हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और रिलेशनशिप का प्रयोग करके कैसे निकालना है। अगर मैं आगे पढ़ूँ, ये सब तो एग्जाम्पल हमारे थे, कुछ आपके जैसे अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कह रहा है कि सारे जो नंबर्स हैं इनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में बताइए कैसे होंगे। जैसे वह क्या है 136, अब तो आसान है ना, 136 को क्या करेंगे, आखिरी में 6 है, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा 34, फिर 2 से काटिए कितनी बार चला जाएगा 17 टाइम्स, फिर 17 से ही काट लीजिए 1। अब लिखना है तो 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 की पावर 3 इंटू में 17 की पावर 1, ये क्या हो गया प्राइम फैक्टर इसका आ गया। ऐसे आप 156 का निकालिए, 3825 का निकाल लीजिए, 3825 का चलिए मैं निकाल देता हूँ, 3825 कि सर कठिन लग रहा है, बड़ा है, तो कुछ नहीं, आपको बस ये देखना है 5 है तो 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, तो 3 एक कम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 6 होगा तो 2 बचेगा, 3 7 21 कट जाएगा, 3 एक कम 3,
2 बार जाएगा 6 बचेगा, 2 यहाँ पे जाएगा 22 होगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर 3 से देखिए कटेगा क्या, 4 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, 5 टाइम्स। फिर देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो अब आगे 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काट लीजिए। कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 25 होगा। फिर 5 से काट लीजिए, 5 एक कम 5 होगा, 3 बचेगा, 5 7 35 होगा। फिर 17 से चला जाएगा 1 टाइम्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू में क्या आ गया, 17 की पावर 1। ऐसे कोई भी नंबर है 50, जैसे अभी 3003 किया था वैसे 5005 हो जाएगा, वैसे सेम। तो ऐसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको बताना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब आपको इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन सही, और फिर ये रिलेशनशिप में रख करके प्रूव करके दिखा देना है कि ये रिलेशनशिप में वेरीफाई हो रहा है कि जो लिखा गया रिलेशनशिप है सही है। कैसे, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, जैसे 26 है तो मैं लिखता हूँ 26, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, कितनी बार जाएगा 13 टाइम्स, और ये 13 1 जा 13, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 13, ये क्या है 91। कितनी बार जाएगा, 2 से तो खैर जाएगा नहीं, 91 है तो 3 से जाएगा क्या, 3 3 जा 9, 3 से भी नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा क्या, तो 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 13, 13 1 जा 13, तो इसका क्या गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 इंटू में 13। अब अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा एचसीएफ, दोनों में कॉमन क्या है देखिए, तो 13 कॉमन है और 13 ही क्या है सबसे छोटी पावर है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13। एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, जितने नंबर है 2 13 7, 2 7 13, सबकी सबसे बड़ी पावर, तो बड़ी पावर सबकी एक ही है तो इतना ही होगा। तो ये नंबर कितना हो जाएगा 14 इंटू में 13, तो 14 इंटू में 13 कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 13 कम 13 5 18, 182। तो ये आपको क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। अब आपको क्या प्रूव करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही प्रूव करके दिखाना है। तो एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, और ये दो नंबर है मतलब 26 इंटू में 91, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। कैसे करना है देखिए, ज़्यादा दिमाग वैसे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस 26 को अगर मैं 13 इंटू में 2, 13 दूनी 26 होता है, 13 इंटू में 2 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, यस। देखिए 13 इंटू में 2 लिख लिया, इंटू में 91। अब 91 इंटू में 2 अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 13 इंटू में 182। यहाँ पर भी वही है 182 इंटू में 13 ही है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं बराबर है। आपका एग्जामिनर चाहेगा कि दोनों को गुणा करके नंबर ला के दिखाओ, तो आप एक ही तरफ केवल गुणा करो, दूसरी तरफ का रिजल्ट सेम ही आएगा, है कि नहीं। तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, 13 8 जा कितना हो जाएगा 104, 104 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 13 1 जा 13 और 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। 2 3 6 6 इधर भी आया तो 2 3 6 6 इधर भी आएगा, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड कि दोनों तरफ नंबर क्या हैं, सेम ही हैं, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। सेम आपको इसी तरह 510 और 92 के लिए भी करना है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, लेंदी होगा। लेंदी कहाँ पे होगा, कैलकुलेशन के समय पे। इन दोनों का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम एचसीएफ निकालिए, जो कठिनाई होगी वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ही होगी। फिर से मैं आपको बताता चलूँ, दोनों तरफ ऐसे नंबर मिलेंगे जिनको आप आपस में अगर ब्रेक करें तो सेम टर्म में ला सकते हैं। सेम टर्म में ला लिया तो आपको केवल एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, वरना कोई सोचे कि 26 इंटू में 91 करेगा और यहाँ पे 13 इंटू 182 करेगा तो उसको समय बहुत लगेगा। आएगा सेम ही चीज़ लेकिन समय बहुत लगेगा। थोड़ा स्मार्ट बनिए, दोनों तरफ सेम ही चीज़ों को ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का जब रिजल्ट सेम है तो हम इनको सेम टर्म में लिख भी तो सकते हैं, बस वही कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। तो ऐसे आपको ये जो नंबर्स हैं इनको भी कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे अगर मैं चलूँ, अगला सवाल लिखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, एलसीएम ऑफ 306 एंड 651 इज। मतलब आपको दो नंबर दिए हैं, उनका एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही अपनी जो रिलेशनशिप है उसी का इस्तेमाल करके। तो हमारे रिलेशनशिप क्या कहती है कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम और ए इंटू में भी। तो हमको एचसीएफ पता है कितना है 9 है, एलसीएम हमें नहीं पता है, निकाल लेंगे हम। नंबर्स क्या हैं 306 इंटू में 657, तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में क्या हो जाएगा 9। अब 9 से कट करना है, चाहे आप इसे कट कर दीजिए, 9 7 63, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, 9 3 27, 73। चाहे आप इसे कर दीजिए 9 3 27 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौके 36,
ऐसे कर लीजिए, 9 तियाँ 27 और 9 चौके 36। अब आपको क्या पता है, 34 इंटू में 657, यही मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा। फिर से मैं बताता चलूँ कि इसी में सारे बच्चे फंसेंगे, ये है कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसमें फंसेंगे और इसी में गलतियाँ होंगी। ना तो 34 की टेबल आती है, ना तो 657 की टेबल आती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप कर तो खैर बहुत कुछ सकते हैं। आप चाहें तो इनको इसको ब्रेक कर लीजिए, चाहे इसको ब्रेक कर लीजिए। मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 17 इंटू में 2, बिल्कुल, ये क्या है 657। अब अगर मैं चाहूँ तो ये 17 इंटू में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12 और 13। क्या मुझे 17 की टेबल आती है? मैंने क्या कहा, अगर आपको 20 तक की टेबल आती है तो आप बड़े आसानी से इसमें आप कर सकते हैं। तो ये 17 इंटू में 4 करेंगे क्या होगा 68, 17 इंटू में 1 करेंगे 7 6 13 23, 2 बचेगा 17 3 जा 51 और उसमें 2 ऐड करेंगे 53, 17 1 जा 17 और 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22। तो ये आ जाएगा क्या, एलसीएम, 223338, ये इसका क्या आ गया एलसीएम। तो बड़ा कैलकुलेशन आप आसानी से छोटा कर सकते हैं स्मार्ट अप्रोच लगा करके। तो इसीलिए तो आप पढ़ भी रहे हैं, है ना, वरना तो आप सीधे आपको बता दिया जाएगा इसका आंसर ये होगा। लेकिन आपको कैसे निकालना है इस आंसर को यहाँ पे, ये भी आपको ही पता होना चाहिए और टीचर ही बताएगा, तभी आपको पता चलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में है, कि सेम वही क्वेश्चन है कि 6 की पावर n में n के कौन से नंबर या कौन से मान के लिए आखिरी में आपको 0 नंबर प्राप्त होगा, 0 डिजिट प्राप्त होगी। तो आपको समझ के रखना है कि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं 6 को फैक्टराइज करूंगा तो 2 इंटू 3 आएगा, 5 तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि n का हमें वो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसपे आखिरी में 0 आ जाए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, करेक्ट एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस इज आर कंपोजिट नंबर्स, कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है ये बताइए। तो ऐसा देख करके डर लगेगा कि अच्छा ये क्या पूछ लिया, कठिन है ये, तो नहीं। आपको बस इतना करना है कि कंपोजिट नंबर होने के लिए आपको शर्तों का पता है क्या होना चाहिए, कि उस कंपोजिट नंबर वही नंबर हो सकता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों, या फिर उस नंबर को 2 से ज़्यादा नंबर काट रहे हों, है ना, इस वही क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो मैं क्या करूं, जैसे इसे ले लेता हूं मैं, है ना, तो इसको मैं लिखता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13। मैं क्या करता हूं 13 कॉमन ले लेता हूं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, 13 चला गया और प्लस में 1 आ गया, कितना हो जाएगा देखिए 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। ओके, अब आपको पता है कि अगर मैं इसे गुणा करूंगा तो एक नंबर मिलेगा मुझे, लेकिन मुझे गुणा करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो भी नंबर आ रहा होगा वो अपने खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा वो 13 से भी कट रहा है और 78 से भी कट रहा है। तभी तो इन दो नंबर्स को, जैसा मैंने कहा था कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में भी, कि कंपोजिट नंबर को दो स्मॉलर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है, दो या दो से अधिक। तो आप अगर देखें तो ये स्मॉलर नंबर ही होंगे, गुणा करके निकाला जा रहा है, तो क्या है कंपोजिट नंबर है। बस यही आपको बताना था और कुछ इसमें नहीं बताना। आप इसमें नीचे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो भी नंबर होता है कंपोजिट उसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, तो उसी के आधार पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 13 और 78 इसके फैक्टर्स हैं, 1 और इटसेल्फ वो नंबर खुद तो फैक्टर होगा ही होगा, तो 4 फैक्टर हो गए इसके, तो कंपोजिट नंबर है। बस यही प्रूव करना है। सेम इसी तरह इसको भी प्रूव करना है, इसमें भी आप 5 कॉमन ले लीजिए, बाकी नंबर्स को आप क्या करिए गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, सेम वही चीज़ आपको 2 नंबर्स के रूप में मिल जाएगा, मतलब 2 फैक्टर मिल गए। तो आपको 2 तो पहले से ही पता है, 1 और नंबर इटसेल्फ होगा ही, 2 फैक्टर्स और मिल गए, बस हो गया प्रूफ कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा निकल के आता कि हम अगर इसको निकालने चल रहे थे सॉल्व ही नहीं होता, तो इसका मतलब प्राइम नंबर होता। मतलब ये था कि वो नंबर खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है और बीच में कोई फैक्टर उसके आ ही नहीं रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल ये देखिए, बड़ा सा सवाल है, देख के लगता है ये तो बहुत कठिन सवाल है। विश्वास मानिए ये सवाल 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, केवल पढ़ने में ही सारा इसमें समय जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, कोई स्क्वायर फील्ड है, मतलब आपकी सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड में, कुछ ऐसा। यहाँ पे सोनिया अगर इसको दौड़ेगी तो 18 मिनट में इस पूरे पार्क का ये जो फील्ड है इसके चक्कर लगा लेती है। लेकिन अगर रवि इस दौड़ना शुरू करे तो उसको 12 मिनट लगते हैं सेम चक्कर लगाने में। अब क्या कह रहा है कि सपोज करिए कि दोनों एक ही जगह से दौड़ रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और एक ही समय पे दौड़ना शुरू करते हैं।
तो बताना आपको ये है कि यहाँ पे तो दोनों एक साथ थे, एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह से, एक ही समय पे दोनों दौड़ना शुरू किया। तो आपको बताना है कि कितने समय के बाद वो फिर से कहाँ पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। फिर से कितने समय के बाद वो मिल जाएंगे, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हो, 3 हो, 4 हो, कोई मतलब ऐसा नहीं है। आपको बस ये देखना है कि अगर सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं तो रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। मतलब ऐसा समझिए कि रवि 12 मिनट के बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सोनिया कहाँ पे होगी, वो 12 मिनट पे कुछ यहाँ पे होगी, क्योंकि अभी 6 मिनट उसे और दौड़ना है। फिर से जब तक सोनिया यहाँ पे आएगी 6 मिनट में, रवि आधा चक्कर पूरा कर चुका होगा। तो ऐसे अगर आप सोच के निकालेंगे तो समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल हम एलसीएम निकालते हैं। किसका? 12 और 18 का। मतलब जो दोनों के समय है, हमें वही तो बताना है कितने समय के बाद दोनों फिर से मिल जाएंगे। मतलब हमें वो छोटा से छोटा मल्टीपल निकाल के बताना है जो दोनों नंबर्स कट जाता हो कि कब आकर के फिर से ओवरलैप हो जा रहे हैं। तो हमको 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 18 का एलसीएम, मैं 12 को अगर प्राइम फैक्टराइज करूँ तो कितना हो जाएगा, 6 3 और ये 1, मतलब 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। और अगर मैं 18 को प्राइम फैक्टराइज करूँ तो 9 3 और 3, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा इसका तो एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 3। 2 की पावर बड़ी किस में है, यहाँ पे 2। 3 की पावर भी कितनी है, 2 बड़ी, तो 4 और ये 3 की पावर 2, कितना 9, कितना हो जाएगा 36, है ना। ये 9 इंटू में 4 कितना आ गया 36। मतलब 36 मिनट के बाद जब ये दौड़ना शुरू करें, उसके 36 मिनट के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? 36 का मतलब समझ रहे हैं कि सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी, 1 चक्कर 18 मिनट में है, और रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा, 3 चक्कर लगा चुका होगा, है ना। तो ऐसे 36 मिनट इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं, देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं। पढ़ने में समय लगेगा, यहीं पे 3 लोग होते तो एक लाइन और बढ़ गई होती तो और कठिन लगता, नहीं कुछ नहीं लगना है ऐसे, बस आपको इतना ही। अब इसमें यही दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि अगर ये 36 मिनट में मिल रहे हैं तो किसने कितने पूरे चक्कर लगा लिए होंगे। तो आपको जितने चक्कर थे, जैसे सोनिया 18 मिनट में लगा रही थी, 18 से डिवाइड कर देना है। 18 दूनी 36, 2 चक्कर। ये 12 से डिवाइड करेंगे तो रवि के कितने, 3 चक्कर, 3 राउंड्स या 3 लैप्स लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेम इसी तरह का सवाल है, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। सेम ऐसा ही सवाल है, ये बस ट्रैफिक लाइट है, 3 लाइटें हैं कि भाई कोई ट्रैफिक लाइट है, 3 है कि वो अलग अलग समय पे अपना जो यहाँ पे इतने समय के बाद वो चेंज होती हैं। अगर तीनों एक साथ 4:10 पे चेंज हुई एक साथ, तो बताइए कितनी देर के बाद फिर से तीनों एक साथ चेंज होंगी। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। ये सेकंड में है और सेकंड को आपको मिनट में कन्वर्ट करके टाइम बताना है। बस सेम सवाल है। अगला सवाल एक मैं आपको एचसीएफ का कराता हूँ। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ प्लैंक विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 20 सेंटीमीटर इन द लीस्ट टाइम। क्या कह रहा है कि आपको ये जो 3 लेंथ हैं इनको अगर नापना है, तो आप बताइए हम ऐसा कितना बड़ा प्लैंक इस्तेमाल करें, बड़ा से बड़ा, जिससे हम तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सकें कम से कम समय में। तो जब हमें कुछ ऐसी वस्तु नापनी हो, नापने के लिए यूज हो, तो आपको हमेशा एचसीएफ का प्रयोग करना है कि उससे आप तीनों को डिवाइड कर सकें। ऐसे टैंक का क्वेश्चन आता है कि इतने इतने लीटर के टैंक हैं, बताइए कितने मेजरमेंट का हम एक बॉक्स ले लें जिससे हम तीनों को बराबर रूप से डिवाइड कर सकें। ऐसे पेड़ पौधों के ऊपर भी सवाल आते हैं, सेम चीज़ें हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक सेम मेजरमेंट में ला दीजिए। तो मैं इसे अगर सेंटीमीटर में ही कह दूं तो ये कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 420 सेंटीमीटर। यही तो हो जाएगा। अब क्या करें, हम प्राइम फैक्टराइज कर दें, 2 से डिवाइड करिए, आखिर में 0 है ना, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 से तो कटेगा नहीं, है ना, तो 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 25। फिर से 5 से काट लीजिए, फिर से 5 से काट लीजिए एक बार। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया कितना है, 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3। सेम इसी तरह इसको भी कर लीजिए, 2 से कट करिए कितना आ जाएगा 90, फिर 2 से कट करिए कितना हो जाएगा 45, फिर 3 से कट करिए कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से कट करिए कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से कट करिए 1। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1।
सेम यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और ये 10, कितना हो गया 210। फिर 2 से कट करेंगे 105, 3 से कट करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से तो कट होगा नहीं, 5 से कट कर लीजिए 7 टाइम्स, 7 से कटिए एक बार, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। अब हमें अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, कॉमन नंबर हम ढूंढेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब कॉमन है। तो मैं क्या लिखूंगा, एचसीएफ निकालेंगे ना, तो हम लिखेंगे 2। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन है। 3 देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन पहले वाले में नहीं है, तो तीनों में कॉमन देखना होगा, ऐसे नहीं कि 2 में है तो चलेगा। तो 3 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इनकी सबसे छोटी पावर, तो यहाँ पे 1 है, 1, 5 की सबसे छोटी पावर भी 1, कितना गया 10। तो एचसीएफ जो आ रहा है 10, वही इसका क्या है आंसर है। कि अगर आप 10 सेंटीमीटर का प्लैंक ले लें तो आप इनको एग्जैक्टली मेज़र कर पाएंगे सबको, और उसके साथ कम समय में कर पाएंगे ये काम, है ना। तो ये इसका सही जवाब है। अब हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, कि ये नंबर्स क्या होते हैं, और इन्हीं के ऊपर जो अगला आपकी एक्सरसाइज है वो बेस है। और अगली जो एक्सरसाइज है उसमें कैलकुलेशन नहीं है, आपको केवल थियोरेटिकल चीज़ों में उसको लेकर के चलना है और प्रूव करना है चीज़ों को। थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम है, पढ़ाऊंगा, समझ में आएंगी और बहुत आसानी से आपको वो जो एक्सरसाइज है हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूँ रेशनल या इरेशनल की, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर से जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में दिखा सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब p बाई क्यू के रूप में हम अगर किसी भी नंबर को दिखा दिए और जहां पे q है वो 0, क्यों, अगर q 0 हो गया तो इसका मतलब वो नंबर इनफाइनाइट हो गया है ना, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है क्यों क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की खासियत क्या होती है, वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग होने का मतलब क्या है कि वो नंबर कहीं ना कहीं जा करके कट जाता है पूरी तरीके से। जैसे अगर मैं आपसे लेट से मैंने लिखा 9/2, अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4.5 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर है ना। या फिर अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि पूरी तरीके से कट नहीं रहा है लेकिन वो रिपीटेटिव है नंबर, कैसे, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया क्या 10/3, तो अगर मैं इसे कट करूंगा तो 3.3 ऐसे ये रिपीट होता रहेगा, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर से है जो कि टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ना तो वो रिपीटिंग नंबर होता है, वो क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। मतलब जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे आपके सामने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है पाई का। पाई का हम मान क्या रखते हैं 3.14, लेकिन 3.14 एक यहाँ पे जाके कट नहीं गया है, बात समझिएगा। अगर हम इसको वैल्यू के रूप में दिखाना चाहें तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं ना 22/7। तो ऐसे अगर मैं काटना चाहूँ 3 टाइम्स में जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 होगा, फिर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 होगा, फिर आपका 2 टाइम्स में जाएगा, ऐसे 1 4 2, और आप इसे ऐसे कट करते रहेंगे और ये कट होता रहेगा और कट होता रहेगा और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं करेगा आगे चल। रिपीट करने का मतलब कि एक पैटर्न नहीं बनेगा। अच्छा, रिपीट करने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही नंबर रिपीट नहीं, जैसे अगर कोई नंबर है यहाँ पे लिखा है 2.56, फिर से 56, फिर से 56, ऐसे हो रहा है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर कहलाता है, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको अगर पता ना हो तो एक पूरी किताब है इसके ऊपर, पाई के नाम से किताब है, आप सर्च करेंगे तो मिलेगी। तो उस किताब में केवल क्या है, उस किताब में 1 लाख ऐसे आगे इसके 1 लाख तक ऐसे आपके पाई के जो डिवीजन के नंबर्स हैं वही लिखे गए हैं। मतलब ये प्रयास किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा भी आजकल कि हो सकता है पाई कहीं जाके कट जाता हो, हमें अभी तक पता ना हो। ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं कि हम अपने दिमाग से करके देखते चलें, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम सुपर कंप्यूटर से ट्राई कर रहे हैं उससे भी अभी तक ऐसा रिपीटिंग टर्म या फिर ऐसा टर्मिनेटिंग टर्म नहीं मिला है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। कोई भी नंबर ऐसा है जो कि p बाई क्यू के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा हो, इरेशनल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक बॉल है, मान लीजिए प्लास्टिक की बॉल है, आप अगर उसे ऐसे छोड़ेंगे नीचे, है ना, आपने उस बॉल को नीचे छोड़ा, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, आपने उसे नीचे छोड़ा, तो क्या होगा, ये बॉल सरफेस से टकराएगी, थोड़ी दूर आएगी ऊपर, फिर से नीचे जाएगी अपने आप ही, आप अगर कैच नहीं करें फिर से जाएगी, ऐसे होगा, होते 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 ये बॉल जमीन पे ही रुक जाएगी। ये एग्जाम्पल किसका है,
ये है रेशनल नंबर का एग्जाम्पल कि कहीं ना कहीं जा करके ये रुक जाएगी, फिर उछलना बंद कर देगी। वहीं पे अगर आपने एक बॉल लिया है, आपने उसे ज़मीन पे फेंका, वो बॉल वापस आई, फिर अपने आप गई, फिर उतनी ही दूर गई, फिर वापस आई, फिर अब अगर आप इस बॉल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बॉल नीचे रुकने वाली नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इर्रेशनल नंबर का। तो इर्रेशनल नंबर में जैसे मैंने आपको बताया पाई होता है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर्स के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं कि इनकी अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप एक थोड़े डिजिट तक आप वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि आप पूरी वैल्यू ले लें इसकी तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कहीं कटते ही नहीं है, काटते चलिए नंबर मिलता रहेगा। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। इसी के ऊपर हमारी कुछ थ्योरम्स हैं जिसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम कहेंगे थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी थ्योरम है। क्या लिखा हुआ है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कि अगर हम पी को मान लें एक प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, कि अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए, तो पी क्या है? ए को भी डिवाइड करेगा, ऐसा बता रहे हैं। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे समझिए, मान लेते हैं पी की वैल्यू क्या है? 2, और ए की वैल्यू क्या है? लेट से हमने मान लिया 4। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करे, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 16। तो अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 मिलेगा, मतलब डिवाइड हो जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर p मतलब 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये क्या है? ए स्क्वायर, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब अगर 4 को भी मैं डिवाइड करूँ 2 से तो ये भी कट जाएगा। बस यही कह रहा है। तो ये इसकी क्या है? थ्योरम है कि अगर p कोई प्राइम नंबर होना चाहिए और a कोई ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। बस ये आपकी थ्योरम है। अब इसको प्रूफ कैसे किया गया वो देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। लिखा है कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। मान लीजिए a कोई नंबर है जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो वो क्या होगा? तो वो लिखा हुआ है कि 1 बराबर p1 इंटू p2, ऐसे करते करते pn तक, वेयर p1 p2 pn आर प्राइम नंबर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। आपको पता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं वो डिस्टिंक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिखते हैं, तो 2 ही 3 बार आ गया, तो वो आपका चलता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि a का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें p1 p2 pn तक ऐसे जा रहा है, जहाँ पे p1 p2 pn क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और जरूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट हो। ऐसा नहीं कि p1 अगर 2 आ गया तो p2 2 नहीं हो सकता, वो भी 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। कुछ शर्त नहीं लगा रहे। कह रहे कि देयरफॉर ए स्क्वायर क्या होगा? अगर ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई? इसी को आप 2 बार गुणा कर दो, p1 p2 pn, यहाँ से p1 p2 pn ब्रैकेट में करके ऐसे, इसी का हमने 2 बार क्या किया? गुणा कर दिया, तो ये निकल के क्या आएगा? p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p स्क्वायर n, कुछ ऐसे निकल के आएगा। लिखा है कि नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, a2 नहीं है, ए स्क्वायर, कि हमको क्या गिवन है कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो हमने लिया है ना p, ये हमने a अगर लिया है तो हमने अगर p ले लिया है आपके प्राइम नंबर, ये कोई आपका प्राइम नंबर है, तो अगर p डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को, देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अभी जो हमने 1.1 पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या कहती है? वो ये कहती है इट फॉलोज दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p उसके फैक्टर में कहीं ना कहीं आएगा। ऐसे समझिए कि जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि लेट से मैंने लिखा है 54, मैं क्या कह रहा हूं कि 3 क्या है? 54 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ ना कि अगर मैं 54 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो 3 कहीं ना कहीं आएगा ही। जैसे मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तो मैं इसे 2 से कट करूंगा, 27 हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 2, सॉरी गुणे 3, तो 3 गुणे 3 27 गुणे 2 54। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 3 कहीं ना कहीं आ ही रहा है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यही मतलब है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अगर p डिवाइड कर रहा है किसको? p अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम a का यहाँ पे फैक्टराइजेशन किए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं p1 p2 pn की जगह पे एक वैल्यू किसकी होगी? p की होगी। कोई भी हो सकती है, वो p1 भी हो सकता है, p2 भी हो, वो p होगा, बस ये बताया जा रहा है। ठीक है। हाउएवर
यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूनिकनेस पार्ट हमने अभी पढ़ा था। यूनिकनेस का मतलब हम अगर किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो उसका जो फैक्टराइजेशन आएगा वो अपने आप में यूनिक होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर, जैसे मैंने 54 को फैक्टराइज किया, अब इसके अलावा इसका और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ऑर्डर को अगर आप ध्यान ना रखें कि सर पहले मैं 3 को रखता हूं फिर बाद में 2 को रखता हूं, उसको ध्यान ना रखें तो 3 की पावर 3 इंटू में 2 के अलावा कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें यूनिकनेस को, तो हमको क्या रियलाइज होता है, ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 P1। मतलब मैंने ये लिखा है P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर्स तो हैं लेकिन एक्चुअल में जो नंबर्स आ रहे हैं प्राइम के वो क्या है, P1 P2 Pn ही तो है। अब आप इसको 2 बार गुणा कर, जैसे यहाँ पर मैंने 3 को 3 बार गुणा किया है, लेकिन मैं लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा ना, 3 इंटू 3 की 2 इंटू 3 की पावर में 3। तो मुझे प्राइम जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो 2 और 3 मिल रहे हैं, इनकी पावर कितनी भी हो सकती है, वही बात यहाँ पे बता रहा है। तो लिखा है सो P इज वन ऑफ द P1 P2 Pn। तो अगर हमको पता है कि P क्या है, इन्हीं में से किसी एक की वैल्यू क्या होगी, P होगी। तो लिखा है नाउ सिंस A इज इक्वल टू P1 P2 Pn, तो P डिवाइड्स A, कि A के बराबर अभी हमने क्या दिखाया था कि P1 P2 Pn है, तो इसका मतलब ये है कि इसी में से कोई क्या होगा, एक P भी होगा। तो अगर एक P है तो मतलब P क्या है, A को डिवाइड कर रहा है। ऐसे समझिए जैसे मैंने लिखा है इसको क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3, 54 की वैल्यू मैंने ऐसे लिखी है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये कह दिया 3 की जगह, मान लो मैंने क्या कह दिया कि 2 क्या है, इसको डिवाइड कर रहा है, 2 को आप समझ लो क्या है, P है। ओके, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब 2 कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा, वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बात जो बताई जा रही है वो ये है कि अगर ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो A को भी P डिवाइड करेगा, और उसका प्रूफ यहाँ पे है कि पहले हमने A बराबर मान लिया ये है, तो A स्क्वायर मतलब इन दोनों का गुणा हो गया। तो हमें ये पता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स से कि भाई जो P होगा वो इन्हीं P1 P2 Pn में से कहीं ना कहीं आएगा, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो उसका अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। और अगर हम यूनिकनेस पार्ट को देखें तो हमको ये बताएगा, हमको ये रियलाइज होगा कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ए स्क्वायर के वो केवल P1 P2 Pn ही होंगे, बाकी इनकी पावर तो कितनी भी आप रखो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नंबर तो वही होगा लेकिन उसकी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। फिर क्या कर रहा है कि अगर P P1 P2 Pn में से कहीं भी एक है, तो हमको ये पता है कि A की वैल्यू अगर P1 P2 Pn है तो इसका मतलब ये है कि P A को डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर भी ऐसा होगा, जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ 54 को ऐसे ही लिखूंगा ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या है, 3 54 को डिवाइड कर रहा है, 2 54 को डिवाइड कर रहा है। प्राइम फैक्टर में लिखने का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमने प्राइम फैक्टर में से प्रोडक्ट के रूप में लिखी है वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम 1.2। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी से रिलेटेड हमारी दूसरी जो थ्योरम है वो आपकी थ्योरम 1.3 है, जो कि क्या कहती है, √2 इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव करके बताइए। और इसको प्रूव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्या कहता है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन ये कहता है कि आप उल्टा बोलो। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान हो, तो मैं आपको क्या कहता हूँ, आप पढ़ाई में बहुत बड़े गधे हो। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि मैंने ये प्रूव कर, मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, बहुत वीक हो, मैंने ये मान लिया, और उसके बाद मैं प्रूव करते जा रहा हूँ, देखो तुम पढ़ाई में कितने कमजोर हो, तुम्हारे मैथ में भी 100 में से केवल 95 आए हैं, साइंस में भी 100 में से केवल 98 आए हैं, SST में भी केवल 90 नंबर हैं। बताओ कहाँ से तेज हो तुम, बिल्कुल नहीं तेज हो। लेकिन जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई मैथ में इतने अच्छे नंबर, साइंस में इतने अच्छे नंबर, SST में इतने अच्छे नंबर, इंग्लिश और हिंदी में भी ऐसे ही अच्छे नंबर, उसके बाद मैं कहूँ नहीं तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तो क्या ये सही बात होगी? नहीं होगी ना। तब तो यही कहा जाएगा नहीं सर ये तो गलत है, भाई कोई कमजोर होगा तो उसके इतने अच्छे नंबर कैसे आएंगे। इसको कहा जाता है प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन, कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है, तो मैं पहले मानूंगा कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज अगर मैं इस पे लगाऊं और थ्योरम 1.2 का प्रयोग करूं, तो अगर वहां पर रेशनल होगा वो नंबर, और वहां पे अगर हम सारी प्रॉपर्टीज को लगाएंगे उसके बाद भी ये प्रूव ना हो पा रहा हो कि वो नंबर क्या है, रेशनल है, तो मतलब वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, कैसे प्रूव करेंगे वो समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर √2 कोई रेशनल नंबर होगा तो हम उसे दिखा सकते हैं PYQ के रूप में। तो हम मान लेते हैं उसको हमने ऐसे दिखा दिया R/S के रूप में, आपकी किताब में भी यही लिखा हुआ है इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ। बाकी यहाँ पे M/N लिख लीजिए, A/B लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर S नॉट इक्वल टू 0 के रूप में है, मतलब S 0 नहीं हो सकता। ओके, अब अगर मैं ऐसा मान लूँ, मान लीजिए मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 15 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 12 लिखा है।
ये पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म होने का मतलब क्या है कि ये दोनों को प्राइम नहीं है। अब यहीं से शब्द आ गया को प्राइम क्या है, बताता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहूं तो 3 से दोनों नंबर को कट कर सकता हूं, 5 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो ये क्या गया 5/4। अब बस ये बताइए कि क्या इसको मैं फर्दर कट कर सकता हूं किसी और नंबर से? नहीं, 1 को छोड़ करके और किसी से कट होगा क्या? नहीं होगा। ये क्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। 3 दोनों में कॉमन था, 3 से मैंने काट लिया। तो ये जब कोई नंबर आपको ऐसे मिले जिनका जो फैक्टर है 1 हो और कुछ ना हो, जैसे 4 और 5 में कॉमन और कुछ नहीं है, केवल 1 कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम्स हैं। 15 और 12 को प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन क्या था, एक था, उसके अलावा 3 कॉमन था, इसीलिए 3 से कट हो गए। तो ये को प्राइम नहीं थे, लेकिन ये क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम होने का मतलब इनका केवल और केवल फैक्टर 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर से कटने नहीं चाहिए। अगर कोई और नंबर आ गया मतलब ये भी को प्राइम नहीं है। फिर ये नंबर कैसे हो जाएंगे, फिर से आपके नंबर को प्राइम नहीं होंगे, फिर से जो कॉमन आ रहा है उसको काटना पड़ेगा आपको। तो वहीं से हम चलते हैं। हमने क्या कहा कि मान लीजिए √2 को हमने r/s के रूप में दिखा दिया। फिर हमने क्या कहा कि लेट से कि इनके बीच में ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में जैसे यहाँ पे 3 कॉमन था, कुछ कॉमन रहा हो नंबर, उससे हमने काट करके √2 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा दिया, जो कि कैसा फॉर्म है, a/b का। और ये जो दोनों नंबर्स हैं अब क्या हो गए, को प्राइम हो गए। क्या हो गए, को प्राइम हो गए। मतलब अब फर्दर ये कट नहीं होने चाहिए, या फिर एक के अलावा इनका कोई भी और फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ही सॉल्व करते हैं। b को हम इधर लेकर के जाते हैं, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर में √2b। दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना चाहें, क्योंकि लिखने के ही नंबर मिलते हैं। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a² और ये हो जाएगा 2b²। यही तो आ रहा है, a² बराबर 2b²। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप ये समझ रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम, जो फंडामेंटल थ्योरम नहीं, थ्योरम 1.2 क्या कह रही है कि अगर a² बराबर 2b² है, तो अगर मैं 2 को इधर लेकर के जाऊं तो a²/2 हो जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि a² 2 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब a भी क्या होगा, 2 से कटेगा। यही तो कह रहा है ना, a² अगर 2 से कट जा रहा है तो a भी क्या होगा, 2 से कटना चाहिए। सिंपल सी बात है। बस ऐसे ही एक बार और हम इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि अगर हमें पता है कि जो a² है ना, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो a होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर में 2c। 2c जहाँ पे कोई भी आपका कांस्टेंट आपका हो सकता है, कोई भी ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, इसको भी स्क्वायर कर दें। a² बराबर क्या हो जाएगा, 4c² हो जाएगा। ये जो वैल्यू है a² बराबर में 4c², अगर मैं इसे ले जा करके यहाँ पे पुट कर दूं इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए, या यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जहाँ पे आपने स्क्वायर कर रखा है वहीं पे पुट कर दीजिए। कि हम इसे अगर ले जा करके यहीं पे पुट कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो a² की जगह पे 4c² रख दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा, 2b²। तो 2 से 2 4 कटेगा, कितना हो जाएगा, 2c² बराबर में b²। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम चीज़ यहाँ पर, कि अगर मैं अब कहूँ कि जो 2 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो b को भी 2 डिवाइड करेगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b/2। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा 2। सेम चीज़ यहाँ पर भी थी कि a/2 मतलब a को भी डिवाइड कर रहा था। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है कि a का मतलब 2 जो है वो फैक्टर किसका है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। a और b दोनों का फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। क्या ये बात सही है? अगर मैंने कह दिया था कि a और b क्या है, को प्राइम है, तो क्या को प्राइम होने का मतलब केवल 1 होना चाहिए था इसका फैक्टर, जैसा वहां पे दिखाया गया था। लेकिन यहां से हमने क्या दिखा दिया कि इसका एक फैक्टर और है जो कि क्या है, 2 है। तो ये क्या बात कर रहा है, कंट्रडिक्ट कर रहा है बात को कि ये दोनों क्या है, आपस में को प्राइम है। और ये कंट्रडिक्शन कहाँ से आया है, हमारी इस एजम्पशन से आया है, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था क्या, कि √2 क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर, जो शुरुआत में हमने लिखा था। तो ये जो कंट्रडिक्शन आ रहा है वो यहीं से आ रहा है कि ये जो है ये क्या है, गलत है। तो अगर कंट्रडिक्शन आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि √2 क्या है,
इज इर्रेशनल नंबर। रेशनल की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर हो रहा है। बात समझे? पहले हमने मान लिया √2 √3 जो भी लिखा हो कि वो उसका जो फॉर्म है R/S रेशनल है, तो हम P/Q के रूप में दिखा सकते हैं। फिर हमने ये कह दिया कि इनका कुछ कॉमन फैक्टर रहा होगा, उसको हमने हटा दिया, तो हमें A और B के रूप में को प्राइम्स मिल गए। फिर मैंने इसको रीअरेंज किया, B को इधर लेकर गया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को, तो A स्क्वायर बराबर क्या गया, 2B² आ गया। √2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो A है उसको 2 डिवाइड कर रहा है। तो अगर थ्योरम हम यहाँ पे क्या लगा रहे थे, हम यहाँ पे लगा रहे थे थ्योरम, कौन सी, 1.2, जो कि क्या बताती है कि अगर A स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो A को भी 2 डिवाइड करेगा। तो हमने वही लिख दिया, A बराबर क्या, 2C, फॉर C कोई आपका कांस्टेंट है। फिर से स्क्वायर कर दिया तो A स्क्वायर बराबर में 4AC आ गया, जिसको हमने कहाँ रख दिया, B की जगह, इस वाले इक्वेशन में A की जगह पे। तो ये 4C² बराबर में 2B² हो गया, 2 2 4, तो 2C² बराबर में B² हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है फिर से कि B² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब B को भी 2 डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा है तो फिर से थ्योरम 1.2 आपकी यहाँ पे लग रही है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो 2 है वो A को भी डिवाइड कर रहा है, 2 B को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या है, A और B का फैक्टर है। अगर ऐसा हो गया तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा कहाँ का, को प्राइम का। को प्राइम का मतलब केवल इसका 1 फैक्टर होना चाहिए था, 2 हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि हमने शुरुआत में गलत चीज अज्यूम करी कि √2 रेशनल नंबर है, और इसलिए हम कह सकते हैं √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनलिटी प्रूव नहीं कर पाए हम। बस ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। अब जैसे क्या है, √3 आपका रेशनल नंबर है, फिर से सेम चीज वही है, आप √3 रखिए। अब डायरेक्ट आप R/S भी रख सकते हैं, A/B डायरेक्ट रख सकते हैं कि A/B आप बता दीजिए क्या है, को प्राइम है। रेशनल होने का मतलब आपस में को प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे, फिर से थ्योरम 1.2 का प्रयोग करिए, स्क्वायर करिए, वैल्यू पुट करिए, सेम चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे जैसे वहां पे 2 मिला था, यहाँ पे 3 मिल जाएगा फैक्टर के रूप में A और B के, बस वही चीज है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा 5 माइनस √3, ये क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करना है, हम कहेंगे 5 माइनस √3 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, तो हम ऐसा दिखा सकते हैं 5 माइनस √3 बराबर में A/B, जहां पे A/B क्या है, आपस में को प्राइम है, मतलब इनका और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या करें, हम A/B को इधर लेकर के आए, √3 को इधर लेकर के जाएं, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 5 माइनस में A/B बराबर में √3 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लें, B का गुणा इधर कर दें तो 5B माइनस A अपॉन में B बराबर में क्या, √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम ये कहें कि ये वाला पार्ट क्या है, रेशनल है ना, हम यही तो करें कि ये क्या है, रेशनल है। तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, रेशनल होगा, क्योंकि बीच में क्या, इक्वल का साइन, ये भी क्या है, रेशनल होगा। लेकिन अभी एक स्लाइड पहले हमने क्या प्रूव किया है, हम यहां पे लिख सकते हैं, बट वी नो √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें पता है √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अगर ये इर्रेशनल होगा तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं 5 माइनस √3 भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। बस ऐसे ही प्रूव करना है, इसमें तो और भी कुछ नहीं है कि भाई ये हमने माना कि रेशनल नंबर है, हमने बताया A/B के रूप में है, इसको थोड़ा रीअरेंज किया, और ये क्या है, √3 है, जो कि क्या है, रेशनल नंबर, ये माना कि भाई रेशनल है, ये भी रेशनल होना चाहिए। अगर ये रेशनल है तो बराबर का साइन लगा तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल होता है, ये वाला पार्ट अगर इरेशनल है तो ये भी पार्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। तो मतलब पूरा पार्ट क्या है, इरेशनल ही है। तो जो हमने माना था ये क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है, 5 माइनस √3 क्या रेशनल नंबर है। अगला इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जैसे √5 इरेशनल है, ये तो आप वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसा अभी हमने पहला क्वेश्चन किया। इसको मैं होमवर्क में देता हूँ, आप वैसे ही प्रूव करिए, A/B के रूप में रखिए। अब आपको A और B का 5 मिल जाएगा, एक और फैक्टर जो कि आपको प्रूव करवा देगा कि को प्राइम्स नहीं बन रहा है। एक और मैं करवाता हूँ आखिरी में, जैसे 1 अपॉन में √2 है, कह रहा है कि इरेशनल नंबर है, तो मान लेते हैं क्या, 1 अपॉन में √2 बराबर में A/B के। और अब लिखने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ क्या है, को प्राइम है। तो अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ, मैं इनको क्या करूँ, पलट लूँ। तो पलटने का मतलब क्या हो जाएगा, B/A बराबर में क्या हो जाएगा, √2, ऐसा हो गया। हमें पता है B/A कुछ
ऐसा आपका आ रहा है कि क्या है, ये को प्राइम होगा। ध्यान रखिए कि भाई बी लिखूँ, बी बाई ए लिखूंगा तो को प्राइम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये को प्राइम होगा आपका। लेकिन हमें क्या पता है ये को प्राइम होगा, तो इसके साथ साथ ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। भाई ये रेशनल भी तो होगा ना। लेकिन हमें क्या पता है रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अभी हमने थ्योरम जो प्रूव करी है 1.3, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थ्योरम 1.3 जो कि क्या बताती है, रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल है, तो ये को प्राइम और रेशनल कहाँ से हो जाएंगे क्या, नहीं हो जाएंगे। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऐसे ही बस आपको थ्योरी वाला जो पार्ट है 1.2 एक्सरसाइज जो है थ्योरी वाला पार्ट है, शुरुआत का बेसिक अगर आपने समझ लिया तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में ही होंगी। मैंने रियल नंबर्स को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा वीडियो के नीचे, तो एक और पार्ट हम इसका बना देंगे जिसमें और क्वेश्चंस को लेकर के आपको समझा दिया जाएगा कैसे और चीज़ों को प्रूव करना है। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।